सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मैंने पिछले दिनों अनाउंस किया था कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा की शुरुआत की जाएगी। पहले ये पदयात्रा अयोध्या से प्रयागराज होनी थी और सरयू से संगम तक ये यात्रा जानी थी, लेकिन 30 तारीख से नहावन का कार्यक्रम है और भारी संख्या में अयोध्या में दर्शनार्थी आएंगे, जिसके कारण इसमें मामूली संशोधन किया गया है। अब ये जो पदयात्रा है, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा, ये पदयात्रा 31 अक्टूबर को ही शुरू होगी, लेकिन शिक्षा की नगरी, ज्ञान की नगरी, धर्म की नगरी प्रयागराज से शुरू होकर और अयोध्या में समाप्त होगी। तो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शुरू होने वाली यात्रा प्रयागराज संगम से और सरयू तक जाएगी, अयोध्या के तट तक, सरयू के तट तक जाएगी। नंबर 1। दूसरी बात, इसमें 7 सदस्यीय समिति की घोषणा की गई थी। आज उसकी तैयारी बैठक हुई और सभी साथियों की सहमति से श्री सभाजीत सिंह जी को पूरे इस पदयात्रा के आयोजन का अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें हमारे साथी निवर्तमान महामंत्री दिनेश पटेल जी हैं, प्रांतीय अध्यक्ष इमरान लतीफ़ जी हैं, प्रांतीय अध्यक्ष विनय पटेल जी हैं, प्रांत के अध्यक्ष पवन तिवारी जी हैं, तिरंगा शाखा के हमारे अध्यक्ष जनक प्रसाद जी हैं और प्रदेश की सचिव बुंदेलखंड प्रांत की डॉक्टर श्रद्धा चौरसिया जी हैं। अब इस पदयात्रा से जुड़ने के लिए मैं, ये 4 है ना? जी 4 है, दोनों। मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों से, उत्तर प्रदेश के आम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आज रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी के कारण नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर है और जब हम रोजगार की बात करते हैं तो सिर्फ सरकारी नौकरियों का बुरा हाल है, ऐसा नहीं है। एमएसएमई सेक्टर, जिसमें कि सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, ये जितने कुटीर उद्योग, जितने छोटे उद्योग थे, इसको भी तबाह किया गया है। करीब करीब 3 करोड़ की संख्या में पूरे हिंदुस्तान के अंदर छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग बंद हुए हैं, पूरी तरीके से बंद हुए हैं। उसमें बुनकर भी शामिल है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं। छोटा मोटा उद्योग धंधा करने वाले लोग, और कैसे उनका रोजगार समाप्त हुआ? क्यों आपने हर चीज में, दीपावली का दिया बनाने के लिए भी आपने चाइना की कंपनियों को हिंदुस्तान में बुला लिया।
दीपावली की झालर बनाने के लिए भी चाइना की कंपनियां हिंदुस्तान में हैं। एक एक सेक्टर में आपने विदेशी कंपनियों को हिंदुस्तान के अंदर जबरदस्ती उनको आमंत्रित किया। जो चीजें हिंदुस्तान के लोग बहुत आसानी से सस्ते दामों में बनाते थे, आपने विदेशियों को यहाँ बुला बुला के उनका रोजगार पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। जैसे अभी कॉटन के मसले पे अरविंद केजरीवाल जी ने जो मुद्दा उठाया था, आयात शुल्क जीरो कर दिया, उनका सामान सस्ता हो जाता है और वो आराम से हिंदुस्तान में आके बेचते हैं अपना सामान, हिंदुस्तान का रोजगार बंद होता है। तो इसलिए जो सरकारी नौकरियों से पीड़ित हैं, मैं उन नौजवानों को तो आमंत्रित कर रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ जिस भी क्षेत्र में आपका रोजगार तबाह और बर्बाद हुआ है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो छोटे मोटे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे आपके छोटे मोटे व्यापार का क्षेत्र हो, जहां कहीं भी किसी रोजगार से आपको संकट की स्थिति पैदा हुई है, आइए हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूं, इस रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो यात्रा में शामिल होइए, इस पदयात्रा का हिस्सा बनिए। 31 अक्टूबर को प्रयागराज में मिलिए, और अगर आप प्रयागराज में इस पदयात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो ये एक मिस्ड कॉल नंबर है 7500040004 7500040004। ये एक नंबर है, इस नंबर पे मिस्ड कॉल देके अभी 9 बजे से ये नंबर चालू हो जाएगा। रात्रि 9 बजे के बाद आप इस नंबर पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आपको मैसेज मिल जाएगा और फिर हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। अगर आप मिस्ड कॉल देंगे कि पदयात्रा में आप कैसे जुड़ना चाहते हैं, कितने दिन जुड़ना चाहते हैं, किस तरह का सहयोग करना चाहते हैं, अगर आप इस पदयात्रा के साथ जुड़कर साथ साथ चलेंगे तो रोजगार के मुद्दे को ताकत मिलेगी। और जो आज उत्तर प्रदेश में हमारे प्रधानमंत्री जी बयान देते हैं कि गोबर से नौजवानों को रोजगार देंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों की यही कीमत भारत के प्रधानमंत्री की निगाह में है। जो रोज़ झूठे दावे किए जाते हैं उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, कि हमने इतनी नौकरियां दे दी, उतनी नौकरियां दे दी, और कभी टीचर के नाम पे पेपर लीक, कभी सिपाही के नाम पे पेपर लीक, कभी दरोगा के नाम पे पेपर लीक, कभी लेखपाल के नाम पे पेपर लीक, कभी एसएससी के नाम पे पेपर लीक, कभी जज के नाम पे पेपर लीक। तो ये जो पेपर लीक का एक सिलसिला चल पड़ा है, जिसमें नौजवानों को पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद किया जा रहा है, ये तमाम मसले हम लोग इस यात्रा के दौरान उठाएंगे। और कई बड़ी सभाएं होंगी, छोटी सभाएं होंगी, पर्चे का वितरण होगा, दीवार लेखन होगा, होर्डिंग पोस्टर लगेंगे। तो इस पूरे अभियान में जैसे भी आप जुड़ सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, आप इस नंबर पे मिस्ड कॉल मार के और हम लोगों के साथ जुड़ने की मैं आपसे अपील करता हूँ। दूसरा मुद्दा सामाजिक न्याय का है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस तरह से जातियों के नाम पर भेदभाव और आरक्षण की प्रक्रिया को मैनिपुलेट करके, आरक्षण की प्रक्रिया में तमाम विसंगतियां पैदा करके, अनियमितताएं पैदा करके रोजगार खाने का और रिश्वतखोरी का जो धंधा उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसका भी मुद्दा हम लोग उठाएंगे। और शिक्षित भारत बनाने का जो आम आदमी पार्टी का संकल्प है, वो शिक्षित भारत तभी बनेगा जब स्कूलों की व्यवस्था ठीक होगी। आज उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की जो हालत है, शिक्षा की जो हालत है, वो मसला भी हम लोग उठाएंगे। तो ये तो रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा के संबंध में बातचीत थी। दूसरा, अब बाबा जी के बुलडोज़र पर मैं बात करना चाहूँगा। बहुत अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र में कल हिंदुस्तान के महान हॉकी के खिलाड़ी, काशी वाराणसी के रहने वाले स्वर्गीय मोहम्मद शाहिद जी का घर तोड़ दिया गया। उनके घर पे बुलडोज़र चलाया गया।
देख के बहुत अफसोस हुआ, पीड़ा हुई। मोहम्मद शाहिद हॉकी टीम के वो नाम हैं जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। मोहम्मद शाहिद ने भारत को ओलंपिक में गोल्ड दिलवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोहम्मद शाहिद जी को अर्जुन अवार्ड मिला, पद्मश्री मिला, और ऐसे बड़े उनके नाम पे स्टेडियम है। अब सोचिए, ऐसे बड़े प्रतिभावान खिलाड़ी जो उत्तर प्रदेश से आते हैं और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से आते हैं, उनके घर पे आपने बुलडोजर चला दिया। आपको शर्म नहीं आई? आप अपने दोस्त अडानी को 1 रुपए में 1050 एकड़ ज़मीन दे देते हैं, 10 लाख पेड़ वहाँ पे वो कटवाता है। एक पेड़ माँ के नाम का नारा आप देते हैं, 10 लाख पेड़ अडानी के नाम का आप नारा देते हैं, और आप अडानी को 1 रुपए में 1050 एकड़ ज़मीन दे सकते हैं, लेकिन मोहम्मद शाहिद के परिवार को एक घर नहीं दे सकते। इससे ज़्यादा दयनीय स्थिति भारत के प्रधानमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी की, योगी सरकार की कोई हो नहीं सकती। ये डबल इंजन की सरकार ने अपनी नीयत, अपना तौर तरीका और हमारे खिलाड़ियों के प्रति उनके मन में किस प्रकार का सम्मान है, इस घटना से ये बात उजागर होती है। तो हम लोग उसकी भी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। दूसरा, इस वक्त जो उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर भी ध्यान देना होगा। मैं तो कहूँगा माननीय न्यायालय को, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, खुद से संज्ञान लीजिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री माहौल गर्म करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार माहौल गर्म करने का प्रयास कर रही है। मैंने कुछ लोगों का जुलूस देखा, कल निकला था कि यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ, पता नहीं क्या क्या वो लोग नारा लगा रहे थे। क्या हम लोग लठ बजाने की परंपरा को लोकतंत्र के अंदर चलाना चाहते हैं? क्या हम बुलडोजर की राजनीति से उत्तर प्रदेश का भला करना चाहते हैं? और श्रद्धा का सवाल नहीं, भावनाओं का सवाल नहीं, आस्था का सवाल नहीं, धर्म का सवाल नहीं, सिर्फ एक नारे के नाम पे लड़ने का हमने एक अभियान चला रखा है। एक तरफ आई लव मोहम्मद के नाम पर और दूसरी तरफ आई लव महादेव के नाम पर। अगर श्रद्धा के साथ आप कह रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अगर उसके पीछे झगड़े का उद्देश्य है, उन्माद का उद्देश्य है, फिर तो ना आप हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चल रहे हैं और ना आप भोले शंकर महादेव के रास्ते पर चल रहे हैं। आप तो अराजकता के रास्ते पे चल रहे हैं। आप तो इन लोगों का नाम लेकर समाज में हिंसा और उन्माद और सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। और मेरा सीधा आरोप है कि सारा कुछ खेल, ये सांप्रदायिकता का जो उत्तर प्रदेश में खेला जा रहा है, असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए खेला जा रहा है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार और चंद लोग जो इनके इशारे पे नाचते हैं, वो सब शामिल है। ये अभी 3 महीने के अंदर 18 लोगों ने जो है सुसाइड करने की कोशिश करी, जिसमें जब 17 लोगों की मौत भी हो गई। तो यूपी के जो है निगाहों पे लोगों ने मौत की। इससे ज़मीन का विवाद हुई है और एक तरफ से कह रहे हैं किसी की भी ज़मीन होगी इसकी छीनी नहीं जाएगी। इस तरह से घटनाएं बढ़ती चली है, मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। कैसे देखते सर? देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया, भाई आप किसी का घर इस प्रकार से उजाड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, छीन नहीं सकते। आपको पूरी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। वो सब कुछ किया नहीं जाता। जब जिसके घर पे मन होता है बुलडोजर चला दिया जाता है, जब जिसको मन होता है पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, मुकदमे लिख दिया जाता है। तो ऐसे तो असंतोष फैलता है। और जहाँ तक अपराधों का सवाल है, अपराध भी रुक नहीं रहे उत्तर प्रदेश में। रोज़ हत्या की घटनाएं, तमाम आपराधिक घटनाएं हो रही उत्तर प्रदेश के अंदर। सर, कहा जा रहा है कि नेपाल के जेनजीज की तरह भारत के जेनजीज नहीं है। विपक्ष जो जेनजीज को भड़काने का काम कर रहा था,
बीजेपी का कहना है कि भारत का जेनजी जो है वो सरकार के साथ है, मोदी सरकार के साथ है, क्या लगता है आपको? तो मोदी सरकार के साथ है तो उनको नौकरी तो दे दें कम से कम, कि पेपर लीक कराएंगे जेनजी का। जेनजी का सर तो ना काटें कम से कम उनके पेट तो ना काटें, उनका सर तो ना काटें, उनके पीठ पे तो लात ना मारें, उनकी नौकरियों पे तो लात ना मारें। अगर उनके साथ है तो उनको नौकरियां दें। वो तो कह रहे हैं गोबर से नौकरी दे देंगे, अभी तक मिली नहीं गोबर वाली नौकरी। कहीं रोजगार मेले चलाए जा रहे हैं भाजपा के द्वारा, वो सब नौटंकी है। उस मेले से किसी को कोई नौकरी नहीं मिल रही, सिर्फ ड्रामा हो रहा है। और आप देखिए ना इनकी मानसिकता क्या है। इनके एक नेताजी कहते हैं कि देखिए आज तकनीकी रूप से इतना आगे जो देश है अमेरिका, वो भगवा रंग का मोबाइल बना रहा है। आप देखिए, अब कल को अमेरिका जो है वो भगवा रंग का चाकू बनाएगा और कहेगा कि हम एक एक हिंदुस्तानी को मारेंगे, पीठ में भी चाकू मारेंगे, पेट में भी चाकू मारेंगे। तो भाजपाई क्या कहेंगे? बुरा मत मानो, ट्रंप चाचा का ये भगवा चाकू है, तुम्हारे पीठ में पड़ रहा है तो भी बुरा मत मानो, पेट में पड़ रहा है तब भी बुरा मत मानो, नहीं तो खुद भगवा चाकू निकाल लेंगे। तो इन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। ये असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे नाजायज मुद्दे लेके आते हैं, मेरा ये कहना है सिर्फ। और भारत के जेनजी की अगर इतनी चिंता है प्रधानमंत्री जी को, तो सबसे पहली चिंता उनकी होनी चाहिए रोजगार को लेकर, जो मेरे ख्याल से नौजवानों को नहीं मिल रहा है। बरेली में मौलाना तौकीर को गिरफ्तार किया गया है, अब उनके करीबियों का बुलडोजर भी चल रहा है। ये सब ड्रामा है, मिला जुला ड्रामा। उधर से वो बोलेंगे, इधर से ये बोलेंगे। ललकारा पहलवानी चल रही है और उत्तर प्रदेश की जनता मूर्ख बनती रहे, उसको आप मूर्ख बनाते रहिए। इन्हीं सब फर्जी नारों पे आप मूर्ख बनाते रहिए। तो इसे बिहार चुनाव से भी जोड़ा देखा जा सकता है क्या? देखिए, सबसे आसान काम होता है कि आपके वास्तविक मुद्दों को अगर पीछे धकेलना है तो धार्मिक उन्माद पैदा कर दो। धार्मिक उन्माद के नाम पे तमाम नारे, अपना गजवाए हिंद क्या क्या सब अपना चलाते रहो, तो दुकान आराम से चल रही, उनको क्या चिंता है? जब उसके नाम पे उनको वोट मिल रहा है तो नौकरी क्यों देंगे, क्यों बिजली देंगे? बिल्कुल मोमबत्ती में ऑपरेशन होना चाहिए। वो कहेंगे मोमबत्ती में ऑपरेशन करो, मरने दो उत्तर प्रदेश के लोगों को, उनको किस बात की चिंता होगी? हजारों स्कूल बंद कर दिया। मैं गया था उन स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, जहाँ पे बिल्कुल गरीब के बच्चे पढ़ते थे। नमक रोटी खाने के लिए देते हैं मिड डे मील में, लेकिन इस मुद्दे पे कोई इकट्ठा नहीं होता। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। भाई, छोटे छोटे मुद्दे पे इतना उन्माद के साथ लाखों लोग निकल आते हैं। बच्चों के स्कूल के लिए भी तो निकलो, अस्पताल के लिए भी तो निकलो, रोजगार के लिए भी तो निकलो। तो देखिए, नेता को अगर इस बात का डर हो जाए कि भाई लोग अपने स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, रोजगार के मुद्दे पे हमसे आके सवाल पूछेंगे, तब वो काम करेंगे। उनको पता है आप उस पर कोई सवाल ही नहीं पूछ रहे हमसे, तो अपना वो चलवा रहे, गजवाए हिंद, ये वो चल रहा है ड्रामा उनका। तो क्या बीजेपी जानती है कि अगर जाति पे चुनाव हुआ तो वो हार जाएगी और धर्म पे चुनाव हुआ तो वो जीत जाएगी? तो क्यों ये बात है? इसलिए ये बात है कि इन्होंने 100 साल का इतिहास है आरएसएस का। आज तक 100 साल में एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी संघ का प्रमुख नहीं बना, यहाँ तक कि महिला भी नहीं बनी आज तक 100 साल में। तो वो एक घोषित संगठन है जो खुले तौर पे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। अब इनकी संख्या कितनी है? 85%। तो इस बात का डर इनको सताता रहता है, तो कहते चलो भाई धर्म के नाम पे झगड़े करा दो, काम अपना बन जाएगा। अब वो गजवाए हिंद का जिक्र कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, तो ये जो स्कूल बंद किया ये गजवाए हिंद वालों ने किया है। सरकारी स्कूल जो बंद किया है, जो नौजवानों की नौकरियां खा रहे हैं, ये गजवाए हिंद वाले कर रहे हैं।
और जो जो ऑपरेशन मोमबत्ती में हो रहा है हॉस्पिटल्स के अंदर, एम्बुलेंस लोगों को नहीं मिल रहा है, तो ये सब गजवाए हिंद वाले कर रहे हैं। जो 75 साल का बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी को गोदी में उठा के, स्ट्रेचर नहीं है, हॉस्पिटल में लेके जा रहा है। तो क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये लोगों को समझ में आ रहा है। अब वो तो आपको बेवकूफ़ बना दिए कि बचत उत्सव मनाइए, हर चीज़ में उत्सव मनवाते हैं। अब अगला जो है इस देश में जेब कतरी उत्सव मनने वाला है कि आपकी जेब काटी जाएगी, सुबह से लेकर रात 10 बजे तक आप लोग जेब काटो उत्सव मनाओ। तो इसलिए कहीं ना कहीं लोगों को भी समझना पड़ेगा इस बात को कि बीजेपी क्या चाहती है। जीएसटी को लेके हर आदमी जो खुश है, और जो है इनके जो जितने भी नेता हैं सब वोटों पे आ गए और यही कह रहे हैं कि जीएसटी जिस तरह आपकी सब कम की है, कभी जिंदगी हुई नहीं कम। तो बहुत खुशी की बात बता रहे, कैसे देखना चाहिए? 12% से 18% हो गया टैक्स। 2500 के ऊपर के कपड़े वाले पे टैक्स बढ़ गया। आप मुझे बताइए, तो ये बचत उत्सव है कि चपत उत्सव है? प्रधानमंत्री जी से पूछिए आप। अच्छा आप बताइए, 5% से 0% उन्होंने टैक्स कम किया। अब उनके एक माननीय सांसद जी कह रहे हैं कि 5% कम किया, खुद मोदी जी कह रहे हैं हमने 5% कम किया। अब उनके सांसद जी कह रहे हैं 50% कम किया है। तो अब इसका क्या समाधान है? इसका क्या समाधान है आप बताइए ना। आप बताइए, कच्चा एक नोटबुक तैयार होती है, उसका कच्चा माल जो है पेपर, उस पर टैक्स बढ़ा के आपने 12 से 18% कर दिया, और जो उसका फिनिश माल है नोटबुक, उस पर आपने 5% से घटा के जीएसटी 0 कर दिया। तो कान को ऐसे पकड़ो चाहे वैसे पकड़ो। कपड़े में कम कर, होटल बिजनेस वालों से पूछिए उनकी क्या हालत कर दी। तो इसलिए ये जीएसटी का जो इनका मामला है पूरी तरीके से बहुत बड़ा धोखा है। और ये अगर लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब आप समझिए, इन्होंने नोटबंदी के नाम पे देश को धोखा दिया, तब भी कहा कि उत्सव मनाओ। भाइयों और बहनों, अगर 50 दिन के अंदर आपकी तकदीर नहीं बदली तो चौराहे पे खड़ा करके फांसी कर लगा देना। अब कौन प्रधानमंत्री को फांसी देने जाएगा भैया? पूछ ही नहीं सकता कि आपने क्या कहा था। बर्बाद तो हो गया हिंदुस्तान। नोटबंदी में 100 लोग मर गए लाइन में। उसके बाद जीएसटी लेके आए तो कहने लगे आधी रात में आपको आज़ादी दे रहा हूँ। लता मंगेशकर का गाना सुनिए, अमिताभ बच्चन को देखिए, आर्थिक क्रांति आ गई है, दूसरी आज़ादी आपको मिल रही है। और देखिए, बड़े विचित्र लोग हैं ये कि 5% से बढ़ा के टैक्स 28% कर दिया और उसका उत्सव मनवाया इस देश के लोगों से। 144 करोड़ लोगों से कहा उत्सव मनाओ, हम तुम्हारा टैक्स बढ़ा रहे हैं। फिर 5 बजे शाम को एक दिन आए, बोले आज बचत उत्सव की मैं घोषणा कर रहा हूँ। तो जब आए उस दिन शाम को 5 बजे तो मोदी जी को डांटा बहुत ज़ोर से और कहने लगे तूने 8 साल तक हिंदुस्तान के लोगों को लूटा, हमारे रहते हुए 127 लाख करोड़ का टैक्स वसूल लिया देश के लोगों से। ये मोदी कतई बर्दाश्त नहीं किया करेगा। अब बताइए भैया, तुम्ही ने टैक्स बढ़ाया, तुम्ही ने देश की जनता से 127 लाख करोड़ रुपए लूटा और तुम ही कह रहे हो कि अब ये बचत उत्सव है। तो अब तक क्या हो रहा था? एशिया कप में जो है इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके जीत के आई, कैसे उनका भी सवाल आ जाए जी। भेड़ियों का जो आतंक है वो लगातार दिखाई दे रहा है। पिछली बार भी हमने देखा, इस बार भी सर लगातार हमले हो रहे हैं, वहाँ पे मौतें हो रही है। हाँ, बच्चों के ऊपर भी क्या है कि गोली मार दी जा रही है, बच्चों को भी अटैक कर रहे हैं। और इसमें वन विभाग को और प्रशासन को मुस्तैदी के साथ काम करना पड़ेगा। मानव जीवन बहुत ज़रूरी है, वन्य जीव भी ज़रूरी है, तो उसमें उनकी रक्षा सुरक्षा कैसे की जा सकती है, इसका प्रबंध प्रशासन करे। लोगों की 2 लोगों की मौत भी हुई। हम जब पाकिस्तान को जो है इंडिया ने हराया है, लेकर के आया, कैसे? देखिए, ये तो नया सिद्धांत अभी बता दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने कहा बल्ला लेके और आतंकवादियों को मार दो। अब अगर चाइना आपसे आपके ऊपर जो है वो अटैक करे तो उसको कबड्डी में हरा दो। अगर चाइना आपके जवानों को मारे तो कबड्डी में हरा दो, बदला पूरा हो जाएगा।
ये भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती? पहलगाम में हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए और उसके बाद आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। देश की सेना ने बहादुरी और पराक्रम का परिचय दिया, उनके घर में घुस के मारा, उनको 9 ठिकाने उनके उड़ा दिए, 21 ठिकानों का विवरण दिया। उसमें हमारे जवान शहीद हुए, हमारे नागरिक शहीद हुए, पहलगाम में लोग शहीद हुए, मारे गए, और आप क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने? खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकता, तो खून और खेल एक साथ कैसे चल सकता है? इसलिए कि आपके भतीजे का बिजनेस है, तो चाचा भतीजा मिलकर जो 650 करोड़ रुपए कमाए हैं वो दे दें उन पीड़ित परिवारों को जिनके लोग मारे गए हैं। भाई, चाचा भतीजा के बिजनेस के लिए हिंदुस्तान का स्वाभिमान आप थोड़ी गिरवी रख देंगे। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं जैसे हम ऑपरेशन सिंदूर में जीते ऐसे हम क्रिकेट के खेल में जीत गए। कितना बड़ा अपमान किया उसने। उसके एक खिलाड़ी ने आपके हाथों से, आपके अधिकारी के हाथों से पुरस्कार लिया और उठा के फेंक दिया। देखा आपने दृश्य? उसके एक दूसरे खिलाड़ी ने आपका जहाज गिर गया इसकी नौटंकी करके दिखा रहा था। एक तीसरे खिलाड़ी ने बल्ले को बंदूक बना के दिखाया। वो आपको चिढ़ा रहे हैं, आप उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आप उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता दे रहे हैं खुद से। क्या क्या नहीं बोल के आया शहबाज शरीफ? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले? आप यूएन में नहीं गए, नहीं बोले, यहां तो बोलिए, कहीं तो जवाब दीजिए। आप क्या क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे ट्रंप ने सीज फायर कराया, हम इनको नोबेल पुरस्कार के लिए चाहते हैं कि इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाए। ये अपमान नहीं भारत का? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री लगातार भारत के बारे में बोल रहा है। तो इसलिए सऊदी अरबिया के साथ सऊदी अरब के साथ उसने अपना सैन्य समझौता कर लिया। ट्रंप साहब उसको बुला के अपने घर में खाना खिलाते हैं। फिर मोदी जी का दोस्त ट्रंप कहता है आई लव पाकिस्तान। बताइए आप। तो इसलिए, और देखिए कल आपने देखा होगा कि फाइनल पाकिस्तान से जीतने के बावजूद देश में कोई उत्साह नहीं था। लोगों को यह बात बुरी लगी, वरना पटाखे दगते थे, लोग चिल्लाते थे, चीखते थे, उत्साह में निकलते थे, हाथों में तिरंगा लेके। कल कहीं आपको कुछ दिखा? क्योंकि लोग समझ रहे हैं प्रधानमंत्री गलत कर रहे हैं देश के साथ, देश के स्वाभिमान और सम्मान के साथ। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये चाचा भतीजा ने 650 करोड़ रुपए के धंधे के लिए भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने का काम किया। धन्यवाद।